नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आप सभी का देश के सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में स्वागत है। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बिहार को लेकर के, बिहार में चल रही सियासी खींचतान को लेकर के, बिहार में चल रही टीका और तिलक के बीच फंसी सियासत की डोर को लेकर के। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन सियासी वार प्रतिवार चरम पर है। नेता भी वोट के लिए जरूरत के हिसाब से रंग बदल रहे हैं। शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे आरजेडी के युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दो रूप देखने को मिला। उन्होंने देवी अहिल्या स्थान मंदिर में जाकर माथे पर तिलक लगाकर पूरे विधि विधान से पूजा की, तो थोड़ी ही देर में एक इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी लगाए नजर आए। तब उनके माथे पर टीका नहीं था। अब इसी पर बिहार की सियासत गर्म है कि बिहार में टोपी और तिलक पर तकरार छिड़ गया है। अगर तेजस्वी यादव को टोपी पहननी थी एक विशेष समुदाय की, तो तिलक क्यों हटाया गया? क्या दोनों एक साथ दिखाकर सौहार्द की भावना नहीं दिखा सकते थे? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इफ्तार पार्टी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त की इफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते हैं। नीतीश कुमार शिवरात्रि में भी शामिल होते हैं, आगे रामनवमी में भी शामिल होंगे। विपक्ष वोट बैंक के लिए सब कुछ करता है, एनडीए सबका साथ और सबका विकास की बात करता है, तो तेजस्वी पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव जी टीका लगा करके और टीका को मिटका करके टोपी पहन लिए। इससे साबित होता है कि ये न टोपी का है न टीका का है, ये परिवारवादी लोग हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये वोट के लिए किसी भी धर्म और किसी भी पंथ को फॉर्डिज्म से ठगने का काम करते हैं। ये सारे लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल के लोग हैं। इनका काम है परिवारवाद को बढ़ावा देना, राजतंत्र को बढ़ावा देना, गरीब गुरबों को लूटना, जानवरों के चारा तक का घोटाला कर देना, नौकरी के बदले जमीन लिखवाना। ये लोग धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद फैला करके वोट की राजनीति को लेने का काम करते हैं। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी पहले मंदिर गए और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। हम सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहां सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है, सब लोग आपसी समन्वय के साथ रहते हैं। तेजस्वी यादव जी दरभंगा दौरे पर जाते हैं और जिस तरह का आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उससे साफ है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स उनकी पहली पसंद है। तुष्टीकरण की नीति पर वे लोग काम करते हैं। अरे भैया, आप सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करिए, अपने धर्म पर गौरव कीजिए। किसी खास समुदाय को खुश करने के चक्कर में किसी खास समुदाय को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। खैर, इनकी जो पद्धति रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स इन लोगों ने की है, उसे जनता बखूबी समझती है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। पूजा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने पहले तिलक लगाया और इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी पहनी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तेजस्वी टीका भूल गए और टोपी पहन ली, तो आरजेडी ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये देश सभी धर्मों का है। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, अपने संविधान से चलता है। यहाँ इफ्तार भी होता है और फलहार भी होता है।
लेकिन ये बीजेपी वाले दोहरा चरित्र रखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी तो मंदिरों में भी गए, पूजा अर्चना किया और दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। यही तो हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है जब वो नीतीश जी पर चुप हो जाती है। वहीं बिहार में तिलक और टोपी पर सियासत गर्मा गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। वहीं 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार की दावत करेंगे। हालांकि इस बार 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं होगा, बल्कि आरजेडी की सीनियर लीडर और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बिहार में इस वक्त टोपी और तिलक को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को काफी समय बचा है, काफी दिन बचे हैं। लेकिन अभी से धर्म के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? नीतीश कुमार खुद 23 तारीख को इफ्तार पार्टी करने जा रहे हैं, यानी कि वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिमों के साथ हैं। और उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 24 तारीख को आरजेडी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही है। लेकिन सियासत तिलक और टोपी को लेकर हो रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि विधानसभा चुनाव में तो काफी वक्त बचा है, मुद्दों को दबाया और उठाया जा रहा है, धर्म के पैमाने पर नापे जा रहे हैं। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि विविधताओं का देश है। फिर तिलक और टोपी पर तकरार क्यों? देखिए, धर्म के नाम पर इस देश में किसी ने बंटवारा किया, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में बंटवारा करने का काम किया। चाहे 1951 की हम बात करें, 1951 में उन्होंने देश की बंटवारा धर्म के नाम पे 2 देशों को किया। पहला हिंदुस्तान अलग किया, पाकिस्तान अलग किया। धर्म के नाम पर इन्होंने यहाँ तक कि शिक्षा को बदल डाला, यानी शिक्षा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग बना दिया गया, जामिया इस्लामिया स्कूल अलग कॉलेज बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ तक शिक्षा को भी इन्होंने बदलने का काम किया धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर इन्होंने मदरसा में जो मुस्लिम बच्चे थे उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। राकेश जी, आपने मेरा सवाल सुना था? जी, मैं आपका सवाल बिल्कुल सुना था। आपने धर्म की बात कही, तिलक और तराजू की बात कही, टोपी की बात कही। इन्होंने आज तक किसी भी लोगों के लिए जो राजनीति इन्होंने किया, कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इनका नीति है, ना नियत है, ना निष्ठा है, ना एकता, ना अखंडता है। सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने राजनीति की भाषा में अपने वोट बैंक। आपके सहयोगी नीतीश कुमार भी 23 तारीख को इफ्तार पार्टी करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी आज से नहीं इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, शुरू से वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी करने का हम ये नहीं कहते इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको परहेज आपत्ति किस चीज से आई है तेजस्वी यादव के? टोपी पहन लेने से या तिलक लगाने से, या तिलक हटाकर टोपी पहन लेने से? देखिए, टोपी पहनना, टोपी तो इन्होंने बिहार की जनता को लगातार कितने दिनों से टोपी पहना रहे हैं। 15 साल इनके पिताजी ने टोपी पहनाया। 17 महीने की बातें जो करते हैं उसमें इन्होंने टोपी पहनाने की बात की। तो इनका खुद मकसद दिखता कि कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं। अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से। अच्छा, धर्म को राजनीति में घसीटना जरूरी है क्या? वो उनकी निजी राय, व्यक्तिगत राय हो सकती है। भाई मेरा मन, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मेरा मन करे मैं टोपी पहनूं, मेरा मन करे मैं तिलक लगाऊं। इससे राजनीति को
जोड़ना, धर्म से राजनीति को जोड़ना कहां तक उचित है? नहीं, धर्म की राजनीति से जोड़ने की बात मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने लगातार देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया। लगातार इन्होंने देश में शिक्षा का बंटवारा धर्म के नाम पर किया। यहाँ तक कि खान पीन इन लोगों ने शिक्षा के नाम पर बंटवारा किया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात इनसे पूछिए कि मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक गांव था जहाँ 70% मुसलमान हो गए थे, एक वर्ग के लोग हो गए थे, हिंदुओं के लिए मंदिर बंद कर दिया था। हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके मंदिर का दरवाजा खुला, ताला खुला। तो मैं कहना चाहता हूँ ये लोग राजनीति कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, इनका कोई परिभाषा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। जब जरूरत हुआ तो जनेऊ पहन लिए, जब जरूरत हुआ टीका लगा लिए, जब जरूरत हुआ तो टोपी पहन लिए। ये समाज के नाम को जोड़ने की बात है, समाज को खंडित करने की बात करते हैं। जब तेजस्वी यादव तिलक और टोपी लगा लेते हैं तो सामने से हजारों आवाजें उठती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है, ये मेरा नहीं, विपक्ष का सवाल और आरोप है कि जब देश के राष्ट्रगान का अपमान होता है तो बीजेपी के सोशल मीडिया आईटी सेल के लोगों की जुबान पर ताले लग जाते हैं, ट्विटर अकाउंट पर मायूसी छा जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर एक अल्फाज नहीं लिखते हैं जब राष्ट्रगान का अपमान होता है। गौरव जी, स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 1908 में लगातार इन्होंने जनगण का विरोध किया। किसने किया था? जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग की एक पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं पोद्दार साहब, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, आप मुझे अतीत में ले। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, फिर वो लोग ये भी कहेंगे भाई साहब आपके आरएसएस के मुख्यालय पे आज तिरंगा लग रहा है, पहले क्यों नहीं लगता था? तो बातें बहुत सारी निकल कर आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं आज की परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। गौरव जी, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी का एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम को कहा था कि हमारी शरीयत में नहीं लिखा है, शरीयत का विरोध किया। उन्होंने फिर वही बात में नहीं लिखा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो गलत है उसको तो गलत कहेंगे। हमने नहीं किया। झंडा लालू प्रसाद यादव 2002 में फहराने का काम किया। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एकदम वंदे मातरम में अपनी सीटों पर बैठी रही। ठीक है, मान लिया, किया, ठीक है, मान लिया, काम कर रहे थे, ठीक है, किया। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उसको लेकर के जो विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर, साहब दो शब्द तो बोल देते कि हाँ ये गलत है। नहीं, नीतीश कुमार, गौरव जी, नीतीश कुमार जी का जो वीडियो आपने देखा वो कट पेस्ट किया हुआ है, कट पेस्ट करके इन्होंने दिखाने का काम किया। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ ये लोग कट पेस्ट कर, भाई यही चीज लिख देते, यही प्रतिक्रिया दे देते, तो यही तो वही मैं कह रहा हूँ राकेश जी, यही प्रतिक्रिया दे देते कि वीडियो के साथ छेड़खानी किया, विपक्ष सिद्ध करे कि ये ठीक है। लेकिन विपक्ष तो लगातार खामोशी की बात कर रहा है कि भैया एकदम खामोशी थी बीजेपी में क्योंकि सहयोगी दल हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र फिर हमारी पार्टी फिर हम लोग हैं। लेकिन इन लोगों की कोई निष्ठा नहीं है, एक ही बात करते हैं। मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। लालू प्रसाद यादव जी के पिताजी क्या ने लड़ाई लड़ने का काम किया? तेजस्वी जी के पिताजी ने कोई लड़ाई लड़ी? भाई साहब अगर लड़ाई के अंदर राजनीति जी गंदा राजनीति करना चाहते हैं, अगर लड़ाई लड़ी है तो उनके दिल में तो और ज्यादा सम्मान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गौरव जी, सम्मान के साथ ही नीतीश कुमार जी का कट पेस्ट किया गया, वीडियो को कट पेस्ट किया गया, बिल्कुल दिखाने की बात करते हैं। तेजस्वी जी बताए ना अपने पिताजी के कार्यकाल को, 15 साल उनके पिताजी भी रहे, 5 साल रेल मंत्री रहे, उनके कार्यकाल को क्यों नहीं बताते हैं कि वे लोग राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, सकारात्मक बातें नहीं करते हैं। सिर्फ ये लोग बिहार में गुमराह करने की बात करते हैं, ना इनके पास मुद्दा है, ना नीति है, ना नीयत है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बिहार में जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो टीका और टोपी को लेकर गरमाया हुआ है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव में काफी लंबा वक्त बचा है। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर एजेंडा फैला रही है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। मेरी स्वेच्छा टोपी लगाई, मेरी स्वेच्छा मैंने तिलक लगाया, इसमें राजनीति को क्यों घसीटा जा रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, तमाम और विपक्ष लगा रहा है।
गौरव जी सवाल हमसे क्या? जी आप ही से, आप ही मेरे साथ गेस्ट हैं अभी। मैं तो विपक्ष की गौरव जो जी, बात है, जो बयान है, उनको बयान को कोट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। देखिए, तिलक की बात करें, तिलक का विरोध किसने किया? इनके ही प्रोफेसर चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने सनातन को और रामचरितमानस को कागज का टुकड़ा कहा। और उसके बाद इनके ही एक फतेह बहादुर विधायक थे, उन्होंने माँ दुर्गा को काल्पनिक कहा और माँ दुर्गा के बारे में, उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में उल्टा शब्दों से उच्चारण करने का काम किया। तो ये इनका सिर्फ राजनीति जो करते हैं, हमारे धर्म को गाली देने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ईद पे तो बधाई देते हैं, देना भी चाहिए ईद पे बधाई, लेकिन इन्होंने कभी नव दुर्गा के पूजा पे, रामनवमी पे कभी इन्होंने बधाई देने का काम किया? उस दिन मटन और चिकन खाने का काम करते हैं। ये है ठीक है, तेजस्वी प्रसाद ठीक है यादव, पोद्दार जी, तेजस्वी ठीक है, प्रसाद जी का ठीक है, चरित्र ठीक है। दिखता है। मेरी- और लालू प्रसाद यादव जी महाकुंभ को कहते हैं कि महामृत्यु कुंभ है, फालतू का। इन लोगों की राजनीति में आपने देख रहे हैं कि इनकी राजनीति इतनी गंदी राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है, ठीक है। गुनाह करने की राजनीति है, बिहार को पीछे ढकलने की राजनीति है। इन लोगों के पास ना विकसित बिहार बनाने का कोई एजेंडा है, ना इनके पास रोड मैप है। सिर्फ ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं वो सीधी राजनीति कर रहे हैं। जी पोद्दार जी, एक बात बताइए, समाज के अंदर अगर एक व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरा व्यक्ति भी गलत काम करता है, दूसरा चूंकि अपना है इसलिए हम उसको ये पहले वाले का उदाहरण देंगे कि भाई साहब वो भी तो गलती करता है, उसने भी तो गलती की है, उसने भी तो ऐसा किया है, क्या ऐसा कहकर हम अपने वाले के गुनाह को छिपा लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के गुनाह को नहीं छिपाती है। भारतीय जनता पार्टी तो भैया खुल के कहो ना, तो खुल के कहो कि तिलक और टोपी राजनीति का विषय नहीं है, बिहार का विकास राजनीति का विषय है, आरक्षण जो है वो विकास मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये मुद्दे हैं ना। अगर इनको लेकर तेजस्वी यादव बयान देते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। अब वो कहीं इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वहां के रंग में रंग जाते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं। यह खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस राज्य में, जिस दुनिया के कोने में जाते हैं वो वहां के हो जाते हैं। तो हो सकता है उनसे ही सीखा हो। नहीं, गौरव जी, देश के प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका, समाज को जोड़ने की बात होती है, समाज को आगे ले चलने की बात होती है। इन लोगों के पास कोई सी समाज में जो जोड़ने की बात आज तक कही हो, इनकी बात है कि माय समीकरण। नहीं, ये लोग तो ये कहते हैं ना कि अगर नहीं, ये लोग तो ये भी कहते हैं ना, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि जब सऊदी के प्रिंस आते हैं तो गले लगाए जाते हैं और भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जाता है। विपक्ष तो ये आरोप भी लगाता है ना। आप बताइए गौरव जी, देश के प्रधानमंत्री लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लगातार 11 साल देश के प्रधानमंत्री है। किस मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, किस मुसलमानों के हम लोगों ने भगाने का काम किया, सभी का साथ लेके काम करने का कोशिश किया। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है उसका जवाब उसको नहीं मिला है कि जब दूसरे मुल्कों के मुसलमान भारत में आते हैं तो उनको रेड कारपेट से उनका स्वागत किया जाता है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो से ओम प्रकाश जी भी बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा। ओम प्रकाश जी, हम आप से समझना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप हमें समझाइए कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। राजनीति को धर्म के चश्मे से देखना क्या ठीक है? किसी की निजी राय हो सकती है, किसी की निजी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं ऐसा वहां जाके रहूं, ऐसा बन के रहूं। नहीं, देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जो उनके कोर वोट बैंक है उनके साथ वो अपना संबंध बनाते हैं। चाहे वो कोई तीज त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई शादी ब्याह हो। तो बिहार में अक्सर ये परंपरा है कि अगर शादी ब्याह भी होता है या श्राद्ध का कार्यक्रम भी होता है तो स्थानीय नेता जो हैं उन कार्यक्रमों में जाते हैं और अपना जनसंपर्क जो उनका है उसको उसी के बहाने जो है उसको बढ़ाते हैं। इस साल चुनाव है और इसलिए जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आप जो उनके संपर्क हैं, लोगों से संपर्क बनाने का जो माध्यम है वो उससे जुड़ते हैं और उसमें जाते हैं और उसमें शामिल होते हैं।
जो आज का जो मामला है, तेजस्वी ने पहले पूजा की, उसके बाद अपने टीके को हटाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस पे दोनों तरह के बयान आ रहे हैं कि जो आरजेडी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है वो ये कह रहा है कि तेजस्वी जो है वो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं, वो एक तरफ पूजा भी करते हैं, दूसरी तरफ वो जो सामाजिक जो ताना बाना है उसको बनाए भी रखना चाहते हैं, और इफ्तार पार्टी में शामिल होना राजनीतिक परंपरा रही है। राजनीतिक दल के सभी नेता जो है क्रॉस द पार्टी लाइन उसमें शामिल होते हैं। वो तो यही तमाम चीजों को लेकर के तो विपक्ष जो है वो देख रहा है। बीजेपी जो है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है कि आप जाते हैं मंदिर तो तिलक लगा लेते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। आखिर ये समझना चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय कैसे हो गया, इस पर वार प्रतिवार क्यों हो रहे हैं आखिर? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव ने जो किया उसमें आप दो चीजें समझिए कि जब वो सुबह पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पूजा में तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वहाँ से वो तिलक हट जाता है, उनके माथे पर वो तिलक नहीं होता है। तो बीजेपी का आरोप है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जब उनको लगता है कि हिंदुओं के बीच में वोट लेना है तो हिंदुओं का वेश धारण कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि हमको अब मुसलमानों का वोट चाहिए तो वहाँ वो मुसलमानों की वेशभूषा में उनके रंग रूप में रंग जाते हैं। तो ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी जो है और तेजस्वी यादव जो है ये लोग तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। ये एक तरफ बात करते हैं हिंदू की, भाईचारे की, लेकिन अपीजमेंट जो करते हैं वो मुसलमानों की करते हैं। उनके मुद्दे को, उनके इशूज को, उनके बीच में जाकर उठने बैठने को ताकि उनका वोट मिल सके, इसलिए वो इस तरह की काम करते हैं। बिल्कुल, बिहार की सियासत में धर्म की एंट्री हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ ओम प्रकाश जी और राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर योगेश कुमार सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा योगेश कुमार जी आपसे ही मैं समझना चाहता हूं कि बिहार में जो इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है, इसको धर्म के एंगल से आखिर क्यों देखा जा रहा है? अगर तेजस्वी यादव टोपी पहन लेते हैं तो क्या परेशानी है? अगर वो तिलक लगा लेते हैं तो क्या परेशानी है? इसमें तुष्टीकरण कहां आ गया? रमजान भी चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जुमे की नमाज के दिन होली और जुमे की नमाज एक साथ सौहार्दपूर्ण मनाई। इस पर फिर सियासत क्यों हो रही है? योगेश कुमार सोनी जी आपसे समझना चाहते हैं। देखिए गौरव भाई, वो सियासी होते हैं, सबसे पहली बात तो इनको धर्म, जाति और से लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके जो वोटर्स होते हैं हर वर्ग, हर धर्म, जात से होते हैं। और यदि जो लोग सम्मिलित होकर चलते हैं और जो इन सब चीजों को मानते हैं और जिन चीजों का अमल करते हैं, उसके आधार पे हर जगह इनको पहनना पड़ता। और इस बात में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। रमजान में कोई नेता वहां टोपी पहन के रोजा इफ्तियारी कर रहा है, या मंदिर पे जाते हुए या किसी सनातनी धर्म सभा में वो टीका लग रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान जैसा देश सब धर्म का देश है और यहाँ पर हर धर्म का उसी स्तर पर सम्मान होता है जैसा होना चाहिए। हिंदुस्तान की एक अपनी परिभाषा है, उसका अपना रंग है, उसका एक स्वरूप है, उसका अपना एक आकार है। तो दिशाओं में हर पहलू से हर कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करता है, इससे हर धर्म को सम्मान। बात आपके बिहार, लेकिन चुनावों से पहले सरकारी है, परसों आपके चैनल पे डिबेट थे जब मुद्दा था, तो आप समझ सकते हैं कि जब राजनीति की सक्रियता आप मानते हो तो समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक है। और चूंकि और कहना चाहूँ कि आज तथ्यात्मक या मुद्दों पे लड़ने के लिए पार्टियों पे मुद्दे खत्म हो गए, तो ये जो चीज केवल इसी पे आज की डेट में फोकस रहता है। कोई भी व्यक्ति चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता जिसका जनता से सरोकार है। इसमें किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन लोगों को रुझाने के लिए, मुद्दों को हटाने के लिए एक सब चीजों को पार्टी के सोशल मीडिया जो वर्कर है वो इतना कर देते हैं कि तथ्यात्मक बात से कई परे और कई दूर आ जाते हैं। तो रणनीति के तहत
तो ये जो राजनीति को लेकर जो एक दूसरे का विरोध हो रहा है, ये विषय में किस तरीके की संख्यात्मक बातें हो रही है, इसमें एक बात तो तय होती है कि आज जो है हमारी भारतीय राजनीति में जो असर है, जो उम्मीद है, जो प्रभाव है, वो सत्य के साथ लड़ने की गुणवत्ता के आधार पे नहीं समझ पा रहा, ना कोई जा पा रहा। आप किसी से भी किसी तथ्यों को, आंकड़े को लेकर बात कर लो तो चर्चा नहीं कर पाएगा और कैसी बात का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि बाबू देवेंद्र पटेल जुड़े हुए, उनको पहले हट पार्टी और जनता केवल लगी रहती है, जनता क्या लगा कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए, कोई बात सामने आए, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से निकल के हमें आत्मक बात काम करनी चाहिए और चुनावी घोषणाएं चुनाव करते हैं वो कितनी धरातल पर कारगर कर सकते हैं, तो देखना और बताना पड़ेगा। करना, टीका लगाना केवल यहाँ तक राजनीतिक है, लेकिन इससे ऊपर आके अब राजनेताओं को समझना होगा, सोचना होगा और में जाके उन वादों पे करना होगा जो वाकई उनसे सरोकार करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का जो चुनाव है वो जातिवाद के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया जाता है। कुछ दिन पहले हमने जो सरगर्मी देखी वो यही देखने को मिली कि जिस बेल्ट में हिंदू बहुलक है ज्यादा है या फिर मुस्लिम बहुलक है, वहां बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक रैली का आयोजन किया, रैली निकाली। उसके बाद हिंदुओं को एक करने की बात उन्होंने वहां करते हुए नजर आए। राकेश पोद्दार जी, मैं आपके पास आऊंगा और मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि क्या बिहार में अब मुद्दों की और विकास की राजनीति से हटकर जातिवाद और धर्म की राजनीति की ओर बिहार बढ़ रहा है? देखिए गौरव जी, बिहार जातिवाद की राजनीति कोई करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी करते हैं, महागठबंधन के लोग करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने जो घोषणा 2020 में किया था, घोषणा जो संकल्प लिया था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, हम लोगों ने 10 लाख दे चुका हूं और 2 लाख नौकरी और अक्टूबर के माह तक हम लोग पूरा करेंगे। हम महिलाओं की सम्मान की बात करें, 50% महिलाओं को हम लोग ने आरक्षण नौकरी में दिया और पढ़ाई में जो मैट्रिक पास बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनको 10,000, जो इंटर पास करते हैं उनको हम 20,000 देने का काम करते हैं। अभी देखेंगे होंगे कि 3,17,000 करोड़ का बिहार में बजट आया, जिसमें महिलाओं को सम्मान देते हुए महिलाओं के लिए टॉयलेट जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, पिंक टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को हमने जोड़ा है, लगभग 10,000 जीविका समूह को जोड़कर लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया, हमारे पास मुद्दे हैं, हम विकास की बात करते हैं। और आपने देखा बजट सत्र के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा कि 4 घंटे के अंदर लोग पटना चले आएंगे। जो भी, चाहे सीमांचल से लोग सटे हों, चाहे सासाराम भभुआ की तरफ से आना हो, चाहे बनारस के रास्ते अगर पटना आना, सिर्फ मात्र 4 घंटे में लोग अपनी गाड़ी से पहुंचने का काम करेंगे। हमारा विजन है, हम लोग ने विकसित बनाने के लिए, बिहार विकसित बनाने के लिए, और पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज दिल्ली के अंदर जितने भी लोग बिहार से पलायन किए हैं, उसको लाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसको काम को हम लोग कहीं ना कहीं पूरा करने का काम कर रहे थे। लेकिन जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने देखा अभी तिलक लगाया, थोड़ी देर के बाद तो टोपी पहन लेते, तो क्या जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं? इनकी अपनी राजनीति एक वर्ग को खुश करना, माई समीकरण को लेकर चलना है। बिल्कुल। मैं न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार ओम प्रकाश जी बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव का काफी वक्त बचा है, जहां दोनों पार्टियां यानी एनडीए या महागठबंधन, दोनों की मैं अगर बात करूं तो दोनों एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी इफ्तार पार्टी 24 तारीख को कर रहे हैं, तो उधर नीतीश कुमार भी 23 तारीख को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। अब इसमें एक दूसरे पर जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है, ये कहां तक सही है? दरअसल तुष्टीकरण कर कौन रहा है? नहीं, देखिए, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ही जो बिहार के दिग्गज नेता हैं, इनकी एक खास पैठ है मुस्लिम समुदाय में। नीतीश कुमार हर साल इफ्तार की पार्टी देते रहे हैं, इधर लालू यादव देते रहे थे, अब तेजस्वी यादव दे रहे हैं, रामविलास जी थे वो देते थे। तो इफ्तार पार्टी देना बिहार में राजनीतिक नेताओं की ओर से कोई नई बात नहीं है। इवन जो कई सांसद, विधायक, वो लोग भी इफ्तार पार्टी देते हैं। इस पार्टी के बहाने, इस इफ्तार के बहाने
हर कोई अपने अपने जो वोट बैंक है उनको जरूर साधने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इन सबके पीछे कहीं ना कहीं जो वोट बैंक जिसको कहते हैं, जो वो वोट है, उन पे नज़र होती है। इसीलिए जो इसको जो कहते हैं कि जो जब नीतियां बनती हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन किसका पक्ष ले रहा है। तो जब भी इस तरह की जब बातें होती हैं तो आप देखिएगा, चाहे लालू यादव का बयान आता हो, तेजस्वी यादव का बयान आता हो, या बीजेपी या जेडीयू की तरफ से जो बयान आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो उनके अपने वोट बैंक हैं उन पे उनका वो प्रभाव रहता है कि वो अपने वोट बैंक के हितों को जरूर ऊपर रखते हैं। हाँ, लेकिन अब जो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप जो लोकसभा चुनाव हुआ है या दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ से कह लीजिए कि वोट जो है पोलराइज हो रहे हैं। हिंदू वोट एक खास पार्टी की तरफ जा रहे हैं, नॉन हिंदू वोट जो है खास पार्टी जो है उनकी तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक चुनाव में एक क्लियर कट ऑफ डिवाइड देखने को मिल रहा है। और बिहार जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे एक तरफ रिलीजन है तो दूसरी तरफ कास्ट भी है। तो इन सारी फैक्टर का असर जो है निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में दिखने को मिलेगा। और वही कारण है कि जो राजनेता है अभी से अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। प्रमोद सिन्हा जी, आपको न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मिल रही है। मेरी आवाज मिल रही है? जी प्रमोद जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। प्रमोद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आप पर आरोप लग रहे हैं वक्त के साथ रंग बदलने के। मंदिर जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो टोपी लगाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर विविधता में एकता या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का या फिर सभी को साथ लेकर चलने का अगर उदाहरण पेश करना था तो तिलक के साथ साथ टोपी लगी रहती, लेकिन जब टोपी लगाई तो तिलक हटा दिया? ये क्या था ये? देखिए, ये समझने वाली बात है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, समाज के में सभी धर्मों का समान जो है आदर और सम्मान करने का काम करते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों का, आपने इसके पहले भी आपने देखा था कि हमारे नेता तिरुपति भी जाते हैं, छठ पर्व भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनको कि दूसरे धर्म से जो है नफरत है। सवाल ये उठता है कि जब हमारे नेता मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो मंत्र का उच्चारण होता है, टीका लगाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, वो सबके सामने है, विजुअल सबके सामने है। उतना ही मान और सम्मान, उतना ही जो है किसी भी धर्म के प्रति हमारे नेता निभाने का काम करते हैं। वो इफ्तार दावत में गए, वहां पे टोपी पहने। अरे तो सभी जितने भी धर्मावलंबी है, भारत जो है विविधताओं में एकता का देश है और यहाँ पर यही मेरा सवाल था, अगर विविधताओं में एकता है तो तिलक के साथ टोपी क्यों नहीं? नहीं, आप जो ये बातें बोल रहे हैं, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आरोप है। जाने के बाद वो फ्रेश होकर के वहां पे गए, इसमें कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी है, ये हमको समझ में नहीं आती है। जब वो मंदिर में गए, पूरी आस्था पूरी निष्ठा के साथ मंदिर में उन्होंने जो है पूजा किया, पूजा अर्चना किया, उसके बाद वो इफ्तार दावत में गए। ये लोग वो लोग बोल रहे हैं ना। अभी देखिए, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, होली और ठीक है प्रमोद जी, के महीने में जो होली पर हो गया था तो उस पे ये लोग टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे थे और मुसलमानों को घर से निकलने की। ठीक है सर, मैं आपके सवाल, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। आपने लगाया दूसरे धर्मों से नफरत का आरोप लगाया है बीजेपी पार्टी पर। पोद्दार साहब, आप पर जो है सिन्हा जी आरोप लगा रहे हैं कि आप दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं। देखिए गौरव जी, हम लोग किसी से नफरत नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे लिए सभी एक ही। जितना हम लोग जी बोलिए, कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की एक बानी में लिखा, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत पे सब बंदे, एक नूर पे सब उपजिया कौन भले कौन मंदे। यानी परमात्मा का सभी उपज है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,
चाहे अति पिछड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो चाहे देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जो है मुसलमानों का देने का काम किया पूरे देश में? एक भी सीट ये लोग देने का काम नहीं किए। ये है इनका सभी धर्मों के प्रति जो है समान व्यवहार। ठीक है राकेश जी, ठीक है। ये दूसरे धर्मों के प्रति करने का काम करते हैं। ये तो कुछ दिन पहले का ही बात है ना, बहुत दिन पहले की बात नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी, सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करते हैं। आपके नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर जी भी था, मुसलमान हो, हिंदू हो, सभी धर्म का फतेह बहादुर सिंह ने माँ दुर्गा के बारे में वो शब्दों से उच्चारण किया। क्या आपके नेता नहीं थे? लालू प्रसाद यादव भी महाकुंभ नेता नहीं थे। राकेश कुमार जी, आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान होता है और उस समय राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उस पर आप लोग एक शब्द नहीं बोल पाते। उस पर आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का श्रद्धांजलि सभा में जब वो ताली बजाने लगते हैं, उस पर तो आप लोगों से कुछ नहीं निकलता है। आप बताइए ना कि राष्ट्रगान पर जो अपमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है, जो 140 करोड़ देशवासियों की भावना को आहत करने का काम किया है, उस पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उनका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का था जब राष्ट्रगान शुरू हुआ था, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे नेता मंदिर भी जाते हैं, इफ्तार दावत में भी जाते हैं, उसमें आपको क्या परेशानी है? ये समझ में नहीं आता है। जी राकेश जी, जवाब दीजिए। हेलो जी राकेश जी, जवाब दीजिए कि अगर वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो परेशानी क्या है? पहला सवाल उनका ये था आरोप। दूसरा आरोप आप पर यह था कि अगर आप सभी धर्मों को मानते हैं तो बताएं बिहार में कितने मुस्लिम लोगों को मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं विधानसभा चुनाव में आपने, और केंद्र में कितने आपके लोकसभा के चुनाव में कितने प्रत्याशी देने का काम किए? जी बताइए राकेश जी। देखिए गौरव जी, इनको पता नहीं है जब देश की जरूरत थी तो अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? इन्होंने 70। अरे भाई साहब, आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रहिए ना, आप इतिहास में चले जाते हैं, फिर मैं इतिहास में जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। आप आज बताइए, कह दीजिए ना कि भाई साहब नहीं दिया 24 में किसी मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में, कह दीजिए दिक्कत क्या है, सच्चाई क्यों छिपा रहे हैं? और है तो बताइए। आप कलाम साहब की बात करते हैं। अरे गौरव जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कलाम साहब राष्ट्रपति को बना कि नहीं बना? किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 24 का जिक्र कर लेते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र कर लेते हैं पोद्दार साहब। लोकसभा की बात छोड़िए, सुनिए। अच्छा विधानसभा का बता दीजिए। बिहार विधानसभा में लोगों को मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, मैं सवाल बदल देता हूं, हो सकता है यहाँ जवाब मिल जाए। बिहार विधानसभा में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को बनाया? कितने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए आपने? अभी जो विधानसभा का चुनाव होगा शीर्ष नेतृत्व का काम है, सभी लोग करेंगे। एनडीए गठबंधन के तरफ से चाहे नीतीश कुमार जी उतारे, चाहे रामविलास पासवान, यूपी में बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार, बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार की बात चल रही है कि ये मुस्लिम उम्मीदवार है, इसको टिकट दिया है, भैया आप चुन के आ जाओ विधानसभा में, भैया आप चुन के लोकसभा में आ जाओ। मुझे बता दीजिए। देखिए गौरव जी, हम लोग चुनाव अगर नहीं लड़वाते हैं, उनको विधान परिषद से या हो या राज्यसभा से हो, हम लोग मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भले ही चुनाव में ना उतारें, लेकिन एमएलसी के जरिए या फिर किसी और व्यवस्था के जरिए उनको प्रतिनिधि बनाते हैं, उनकी आवाज पूरे देश में कितने प्रतिनिधि हैं ये भी इनको पता है क्या? बिहार से ही शहनवाज हुसैन हुआ करते थे और उनको ये लोग बैरंग कर दिए हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता थे, आज कहां उनको रखे हुए हैं? ये उस पर जवाब नहीं देंगे। इस पर जवाब मैं योगेश कुमार सोनी जी से लेता हूं। ठीक है, विश्वास की बात करते हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं योगेश सोनी जी आपसे लेता हूं। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप हर राज्य में लगता है कि जहां वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वह किसी एक विशेष समुदाय को भूल जाती है, वो है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के लोगों को ना वो टिकट देते हैं, ना उम्मीदवार बनाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में एमएलसी के जरिए या फिर जातिवाद के समीकरण को साधने के लिए स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से सहूलियत के संविधान के मद्देनजर कहीं ना कहीं वो उनको आगे बढ़ा देते हैं। आखिर बीजेपी यही बिहार में करने जा रही है क्या?
या फिर जो विपक्ष आरोप लगाता है वो सही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दरअसल बीजेपी करती है? देखो गौरव भाई, अगर स्पष्ट समझना और सुनना और जानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत सीमित बीजेपी का वोटर्स है, बहुत सीमित है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी मुसलमान वोट नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है ना तो बीजेपी उनके वोटों बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और ना वोटर ही को ज्यादा से कोई है। बात रहती है तुष्टीकरण की राजनीति, उसमें एक चीज अच्छी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी राजनीति कर रही है, उसमें कोई उलझाने का काम है ना धोखाधड़ी का काम। आप देखिए हिंदुस्तान के परिवेश के अंदर जिस भी योजनाओं की बात करते हैं, हिंदू के लिए हो चाहे के लिए चाहे वो सबके लिए, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो मुस्लिम कैंडिडेट करें ना करें, उसको वो टिकट या मिले या ना मिले, लेकिन वो योजनाओं का लाभ पूरे देश बराबर को दिया जाता है और सारे काम इक्वल तौर पे होते हैं। इसके अंदर इस चीज के अंदर इस बात का उत्तर या प्रश्न करने का इसलिए नहीं है कि गौरव भाई तस्वीर आपके सामने पूरी क्लियर है, तो तस्वीर के चलते इस मामले में राजनीति स्पष्ट रखती है और आप उतना करती है जितनी वो कह सकती है, जितनी वो कर सकती है, ना वो भ्रम में रखती है मुसलमानों को, ना वो कोई तरीके की या अपेक्षा रखती है क्या देंगे। ठीक है, ठीक तो है, जब एक ठीक है सर, बन गई है, ठीक है सर, तो बुनियाद एक की नींव रखी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मायना जब यार हम निकाल के एक बहस के हम कोई चर्चा करें। ठीक है। प्रमोद सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज आप विविधता में एकता की बात करते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आप उस वक्त कहां थे जब आपकी पार्टी के नेता सनातन को गाली दे रहे थे, सनातन के लिए अपशब्द बोल रहे थे? आपके नेता ने कुंभ मेले पर सवाल उठाया, तब आपकी भाई ये कहां गई थी कि हम लोग विविधता में एकता रखते हैं, हमारा अपना वो मन है कि बिल्कुल आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया है, सुन लीजिए। मैंने नहीं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं ना। आपने जो सवाल किया है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहे थे उन्हीं के संदर्भों को समझने की जरूरत है। जो देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे महामूर्ख कह रहे हैं, इसमें संदर्भ भी है कुछ, भैया समझा दो आप। मैं आप ही को समझा रहा हूं ना। जो दर्शक हैं वो जो दर्शक हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो उन्हीं के सामने तो मैं ये बातें कर रहा हूं। बोलिए। देखिए ये जो कुंभ जो लगा था, ये कोई आज पहली बार तो नहीं लगा है, ये बरसों से और सदियों से चली आई ये परंपरा है। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ था। लेकिन जो है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से अपना वाहवाही लूटने का काम कर रही थी, प्रचार प्रसार अपने सरकार का करने का काम कर रही थी और लोगों को जिस प्रकार से आमंत्रित कर रही थी, तो जो सुविधा वहां पर मुहैया होना चाहिए था और जो रेलवे के द्वारा जो आवागमन का जो साधन था, जो क्या मैं कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? समय कम है, सीधा पहले मेरी पूरी बात आ जाए ना, फिर काउंटर करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आएगी जब हम बोल रहे हैं, तो फिर आवाज नहीं आ पाती है। बोलिए। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने देखा कि जो वहां पे घटनाएं घटी, जो भगदड़ की घटनाएं घटी, एक स्थान पर तो ये लोग जवाब नहीं दे पाए, कई घंटे लगा दिए कि वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हुई। दूसरे घटनाओं का तो इन लोगों ने, जो झूसी में जो घटना हुई उसका तो ये लोग जिक्र भी नहीं कर पाए। और रेलवे में जो दिल्ली स्टेशन पर जो घटना घटा, वो पूरा देश देखने का काम किया, किस प्रकार से लोग शौचालय में घुस करके। भाई ये व्यवस्थाओं पे किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। अब ये बताइए, आपके नेताओं ने सनातन को गाली दी, आपके पुराने नेताओं ने गाली दिया, किसने चार नाम अभी पोद्दार साहब बता देंगे। पोद्दार साहब 4 नाम बता दीजिए। सुनिए, ठीक है, काम है सवाल उठाना जी। पोद्दार साहब 4 नाम बता दीजिए अभी। ठीक है, रुक जाइए। पोद्दार साहब 4 नाम बताए जो इनके नेता सनातन को कोसते गाली देते हैं। गौरव जी, पहला नाम तो इनका शिक्षा मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने रामचरितमानस को कागज का टुकड़ा कहा। बताइए। दूसरा, इनके विधायक फतेह बहादुर। अगर यही नाम मैं लेता तो मैं दरबारी पत्रकार कहलाता। हमारे शिक्षा मंत्री ने जो कहा है, उनसे पहले पूछिए कि उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ क्या जो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुंभ जाने वाला महामूर्ख। नहीं, प्रमोद सिन्हा जी, कुंभ जाने वाला महामूर्ख, इफ्तार पार्टी में टोपी लगाने वाला सांप्रदायिक, वाह,
यही राजनीति है बिहार में। नहीं, आप समझिए बात को। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो व्यवस्था था, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जानी चाहिए थी, उस व्यवस्था में उस सरकार फेलुअर रहा है। ठीक है, रेलवे की बात, सनातन का हर काम विपक्ष को फेल ही नजर आता है। राम मंदिर पर सवाल खड़े करने हैं आपको, काशी विश्वनाथ पर सवाल खड़े करने हैं आपको, मथुरा पर सवाल खड़े करने हैं आपको, कुंभ पर सवाल खड़े करने हैं आपको। विपक्ष को सनातन के तमाम चीजों पर सवाल खड़े करने हैं और फिर कहना है भैया हम तो सांप्रदायिक हैं, हम तो भैया सौहार्द बनाते हैं। फिर ये कहना है सनातन की हर व्यवस्था पे सवाल खड़ा करना है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा मंदिर का विवाद हो, हमारे नेता मस्जिद को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वही आप ही के नेता और आपकी पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं और सनातन को गाली देने वालों की गोद में जाके बैठते हैं, सबने देखा है। आखिरी कमेंट के लिए मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। बिहार की जो राजनीति है वो धर्म के चश्मे से देखी जा रही है, चाहे वो कोई भी दल है, कोई भी पार्टी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जो बिहार के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विकास देखने को नहीं मिल रहा है, ये आरोप आम जन लगा रहे हैं। मैं ये आरोप पार्टियों के आधार पर ओम प्रकाश जी नहीं कह रहा हूं। आखिर अब बिहार के लोगों को क्या उम्मीदें हैं नेताओं से, वो हम आपसे समझना चाहते हैं। किस तरीके की राजनीति की आवश्यकता बिहार को है? देखिए, बिहार में जो राजनीति होती है वो तो बिल्कुल समझिए कि ग्रासरूट लेवल की राजनीति है। हर पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, टिकट बंटवारे से लेकर जो बयानबाजी होती है, सियासी जो एजेंडे रखे जाते हैं, जो प्रॉमिसेस होते हैं, जो घोषणा पत्र होता है, उसमें कहीं ना कहीं सब बिहार के विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एजेंडा सेट होता है। प्रॉमिसेस बहुत होती हैं बिहार के विकास को लेके, लेकिन चाहे वो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा हो या उसके पहले लालू प्रसाद और आरजेडी और राबड़ी देवी का कार्यकाल रहा हो, विकास जो है बिहार में अभी भी कोसों दूर है। बिहार से पलायन जो हो रहा है पूरे देश में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि बिहार में पिछले 25 साल 30 साल में कितनी इंडस्ट्री लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला। वहाँ अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो वहाँ के युवा हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे रोजगार करने के लिए देश के दूसरे इलाकों में जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। बिहार वो सबसे बड़ा कह लीजिए वर्कफोर्स जनरेट करने वाला स्टेट होते हुए भी अपना विकास नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिहार को अगर विकास करना है तो बिहार में विकास हो। जब तक बिहार में विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति को ग्रासरूट लेवल पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां अब धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि एक आम नागरिक के चश्मे से देखना होगा कि उसको क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं, नहीं। क्या बिहार के गांव बाढ़ प्रभावित जो हैं वो बाढ़ से मुक्ति दिला पाएंगी कोई सरकार उनको? आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, क्या उस पर किसी हल पर या निष्कर्ष पर कोई दल या नेता पहुंचेगा, या फिर धर्म की राजनीति की आड़ में बस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? मेरे साथ इंडिया का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।